बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। मैं हूं ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज मेहरबानी का दिन मनाया जा रहा है और वर्ल्ड काइंडनेस डे इसे कहा जाता है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर मनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है लोगों में ये शऊर उजागर करना कि किसी दूसरे के साथ मेहरबानी करने से कितना कुछ आप हासिल कर सकते हैं। किसी दूसरे के साथ अच्छे से बात करना, मुस्कुरा कर बात करना, ये सब कितना ज़रूरी है और किस तरह से हम दूसरे का दिल खुश कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा इशाल। और मेहरबानी एक ऐसी ज़ुबान है जो कि बहरे अफराद सुन और नाबीना अफराद जो देख नहीं सकते वो भी इसे महसूस कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो मेहरबानी कोई अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी भी रायगा नहीं जाता। किसी भूखे को खाना खिला देना हो, किसी की तल्ख बात पर मुस्कुरा देना, किसी से अच्छा बर्ताव करना भी एक तरह की मेहरबानी होती है। और लोगों के साथ आसानी करनी चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आपकी बात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। बच्चे जो हैं ये हमारा दीन भी सिखाता है, हमारी नबी की सुन्नत भी है, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए। और ये कहा भी जाता है जुनैद, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जब आप किसी पर मेहरबानी करते हैं तो खुदा की तरफ से जो एक रहमत है, मेहरबानी है, वो आप पर की जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन टॉप 5 स्टोरीज़ की जो आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो एहतजाज की कॉल है, धरना नाकाम, PTI का फाइनल कॉल का ऐलान है। इससे पहले भी कई बार PTI कॉल दे चुकी है, लेकिन क्या PTI इस बार कामयाब हो पाएगी आवाम को इकट्ठा करने में? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और देखना यह है कि इस बार क्योंकि वो कहा जा रहा है कि जी अब साथ अपने कफन भी लेकर आएंगे, तो क्या इरादा है, क्या इसकी इजाज़त मिलेगी, ये एक सवालिया निशान है। इस पर बात होगी। इसके अलावा एक और बड़ी जो पेशरफ्त होने जा रही है वो है IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और कोई खैर की खबर आने वाली है या फिर जो अहदाफ हैं उन्हें पूरा करने के लिए मज़ीद दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है। मज़ीद टैक्सेस डाले गए, कोई मिनी बजट आ गया तो फिर मसाइल का एक और अंबार, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ सकता है। इसके अलावा बात होगी वनडे के बाद शाहीन जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं मैदान में लंबी उड़ान भरने को। धाक बिठा दी है ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया को ODI में शिकस्त देने की, वनडे में शिकस्त देने की। 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की है और अब बारी है T20 को अपने नाम करने की। और इसके बाद हम बात करेंगे साल के आखिर तक 15 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, लेकिन क्यों? पढ़े लिखे अफराद का पाकिस्तान छोड़ जाना एक बड़ा ही अलमिया है। इसके ऊपर भी बात होगी तफसील के साथ और साथ ही साथ बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो आज यौम मेहरबानी मनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया अभी वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया गया है और ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है आवाम को अवेयर करना और दूसरों के साथ एहसन सलूक जो है वो ताकि लोग कर सकें और बच्चों को भी ये सिखाना कि दूसरों के साथ मेहरबानी का सलूक किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस मौके पे, इस दिन के मुनासबत से जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, जो हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, जो बड़े हैं, ये ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो अपनी जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, उन्हें तरगीब दें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने की और इसी से माशरे में सुधार पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई कॉल पर कॉल, जिस तरह कहते हैं ना, तारीख पे तारीख तो कॉल पे कॉल तहरीक इंसाफ देती जा रही है। एहतजाज भी हुआ, धरना भी हुआ, लेकिन कोई भी जो गुत्थी है वो सुलझती भी नज़र नहीं आ रही। उनका असल जो मुद्दा है वो ये है कि बानी PTI को बाहर निकालो, लेकिन वो हैं कि अडियाला जेल से बाहर आने को नहीं, उनके जो हालात दिखाई दे रहे। तो एक तरफ PTI ललकार के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात कर रही है और दूसरी जानिब PTI के पस पर्दा ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात की खबर भी सर उठा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहती है और क्या वो ये हिकमत अमली अपना रही है कि अगर उसके बैकडोर राब्ते नाकाम भी रहते हैं तो फिर वो सड़कों पर निकले और हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश। लेकिन बात फिर यही है कि क्या इस वक्त हुकूमत को प्रेशराइज करने की सिचुएशन में है भी PTI या नहीं है, ये बात हम करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। चुगताई साहब, सबसे पहले हम इसी पर आ जाते हैं कि बार बार कॉल दी जा रही है, आवाम को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और ये लास्ट कॉल भी, फाइनल कॉल जिसे कह रहे हैं वो ये फाइनल कॉल भी है। क्या इस बार PTI इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके या आवाम को इकट्ठा कर पाए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार किया जाता है और हर 1 महीने बाद होता है सवाल ये कि क्या अब जो जलसा और जुलूस ला रहे हैं गंडापुर साहब, ये आखिरी होगा? क्या ये जुलूस डियाला से खान साहब को ले जाएगा निकाल के?
बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से दावे होते हैं, बहुत से फलक शिगाफ दावे होते हैं। अभी जो आप बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कफ़न पहन लें और नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए तैयार रहें, जी। हम ना आएँ तो हमारी नमाज़ जनाज़ा पढ़ लेना, ये वसीयतें हैं दरअसल। सही। और ये वसीयतें अवाम को का जज़्बा उभारने के लिए हैं। हुँ, लेकिन एक माहिर नफ़सियात का कहना ये है कि ऐसे दावे, ऐसे बयानात और ऐसी ललकारें दरअसल अवाम को खौफज़दा कर देती हैं, कारकुनों को डरा देती हैं हुँ। कि ये तो हमें मरवा देंगे, ये तो हम पर फायरिंग करवा देंगे और हम अगर जाएँगे और कल मरवत ने भी कह दिया है, अब्दुल लेकिन मरवत चुगताई साहब साहब, ने। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ एहतजाज, बल्कि काफ़ी एहतजाज में लीडरशिप कॉल देकर खुद नहीं पहुंची है। अगर आए भी है तो फिर गायब हो गए 6-6 जी, जी, घंटों जी, के जी। लिए, कई कई घंटों के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब, और फिर जो इस वक्त वेदर है इस्लामाबाद में, अगर डी चौक में आएंगे तो वहाँ पर तो ठंड भी बहुत होगी, फिर स्मॉग की भी सूरत हाल बनी हुई है। तो ये मुनासिब है इस तरह की कॉल्स देना, आवाम को आजमाइश में डालना? भई ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है मुनसिर है, मैं और आप कौन होते हैं उनको मना मना करने वाले। हुँ, वो जिस तरह चाहें करें, सवाबी में जो कुछ किया उन्होंने, उससे तो खान साहब भी मायूस हो गए। खान साहब अगर आपका जो रिपोर्टर है कोर्ट हुँ, का, वो जेल की कोर्ट का, वो बता दे आपको तो खान साहब मायूस थे, खासे मायूस थे खान साहब। और गौहर ने और दूसरों ने उनको जो कोने में ले जाकर ब्रीफिंग दी, हुँ, वो भी बहुत मायूस-कुन ब्रीफिंग थी। उस पर खान साहब ने कहा मैं आप अब आपको मैं कॉल दूँगा आज। ठीक है। फिर वो भी रुक गए। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद देंगे। तो ये बहुत कुछ हो चुका है, तो चगताई साहब, बहुत से जुलूस निकल चुके ये भी हैं, कहा जा रहा है कि बहुत से जी, धरने हो चुके हैं, बहुत से लॉन्ग मार्च हो चुके हैं लेकिन और सर सब नाकाम रहे ना। नामुकम्मल रहे हैं। जी, नामुकम्मल और नाकाम नामुकम्मल रहे। अगर बिल्कुल। बात कर लें पीटीआई की, ये भी बातें चल रही हैं कि कुछ जो ताकतवर हलके हैं उनसे उनकी बैकडोर रवाबत भी जारी हैं, कोई मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। तो क्या पीटीआई जो है, अगर उनका ये धरना या ये जो फाइनल कॉल है ये नाकाम हो जाती है, तो फिर हम यही समझें कि बैकडोर जो रवाबत हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा? अच्छा देखें, एक तो बैकडोर इस वक़्त बंद है ठीक है। और ये 1 साल से बंद है हुँ, हुँ। और ये इस पे ताला वाला पड़ गया, ताले में ज़ंग पर लग गया है, तो चाबी भी शायद गुम हो गई है इसकी। तो सही। बैकडोर तो खुला हुआ नहीं है। वो वेरी फ्रैंक, ये जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि बैकडोर खुला हुआ नहीं है। कई बार दस्तक दी गई इसके ऊपर, कई बार हुँ, जाके आवाज़ें लगाई गई कि दरवाज़ा खोलो, जवाब कोई नहीं आया। अगर आया तो गिरफ्तारी की शक्ल में आया। कल मतलब कल 144 के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी जो है, वो अजीब मज़ाक़ेज़ बात थी ना। हुँ। वकील वहाँ पहुँचे थे। अव्वल तो वकीलों को चाहिए था कि वो 2-2 की टुकड़ियों में जाती जब पता था उनको ये 144 है। जी। अगर वो नहीं भी गए, 5-6 भीड़ की शक्ल में जा रहे थे, तो पकड़ने की ज़रूरत क्या थी? ये तो हुँ, सूरत-ए-हाल बन रही है यहाँ पर। तो अब देखें पीटीआई के तमाम जो अब तक की कॉल्स थी, वो नाकाम रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये कह सकूँ तो यही लफ्ज़ है नाकाम मेरे लिए क्योंकि वो लेकिन अपने मकासद हासिल नहीं कर हुँ, सके। चुगताई साहब, वो अभी लोग जो आए थे अभी जलसों में, अगर देखा 1 मिनट जी, जी, जी। वो लोग जो जलसों में आए थे, हुँ। वो ना वो मायूस होके वापस गए। बिल्कुल सही। संजानी से आप आ जाएँ पेशावर तक, यहाँ बिल्कुल से जो सही। लोग रवाना हुए स्वाबी से, उनको रास्ते में अकेला छोड़ दिया गया, उनको तनहा छोड़ दिया गया और हुँ, जब वो वापस घरों को पलटे, तो वो मायूस थे, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कल स्वाबी पे परसों जो हुआ, जी, जी। वहाँ लोग इस वजह से गए थे कि डेट का ऐलान होगा, हुँ, एहतजाज की डेट का, वो भी नहीं हुआ। वहाँ कस्में खा ली गई कि अल्लाह की कसम मैं इमरान हल्फ खान के उठा लिया साथ गया। हूँ हाँ जी। और जो खान साहब कहेंगे मैं वो करूँगा। खान साहब तो पहले बता चुके हैं आपको क्या करना है, आप वो नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो अली चुगताई अमीन साहब, गंडापुर साहब, इसका मतलब है कि खान साहब की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि इस वक्त जो है जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं पीटीआई जमात के अंदर, और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि अब क़यादत कर कौन रहा है, कौन लेकर चल रहा है, किसकी गाइडलाइन पर चल रहे हैं, और आवाम को किसके पीछे लगना है, किसके पीछे चलना है? देखें, सिवाय गंडापुर के पहली बात तो ये मैं ख्वाजा आसिफ का बयान हुँ, दोहराऊँगा कि और मुझे उस पे बिलीव नहीं है, मैं उसको ओन नहीं कर रहा हूँ। ये हुँ, ख्वाजा आसिफ प्लस अदर कहते हैं कि गंडापुर कंप्रोमाइज़्ड है। हुँ, गंडापुर ने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है उन ताकतों से जिनके पास दरवाज़ा है। ये उनका इल्ज़ाम है, मैं उसको ओन नहीं कर रहा। तो अब और लेकिन क्राउड पुलर अगर कोई है, तो गंडापुर है और कोई नहीं है। अली ठीक है। गौहर नहीं है, मीर अफ़ज़ल मरवत नहीं है। अफ़ज़ल मरवत बहुत अच्छे प्लानर ज़रूर हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है।
उसके अलावा अब ये देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब हम्म। कहाँ से आ गए ये किधर से आए हो, सेक्रेटरी जनरल बन गए, जो गैर कानूनी है। कल आ रहा था, जो बाय लॉज है उसके मुताबिक ये बन सकते ही नहीं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हम्म। के। वो एक अलग डिबेट जाएगी। फिर उसके बाद और लोग आते हैं। अच्छा और अब चुगताई तो साहब, हालत अभी ये है कि अभी खान साहब को खान बानी साहब पीटीआई मजबूर हो को गए हैं। खान साहब, एक मिनट जुमला मुकम्मल होने दें। खान साहब मजबूर हो गए हैं हम्म। कि वो फवाद चौधरी को कहें कि जरा हौला रखो, और इशारा दिया उन्होंने कि हम तुम्हें ले सकते हैं। बानी ये पीटीआई सूरत को हाल है। चुगताई साहब ये लग रहा है कि उन्हीं के उनका जो बाहर निकलने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे अवामी ताकत दिखाना है या धरना देना है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट का मिजाज और उनका जो इस वक्त मूड है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आपके ख्याल में वो क्या तरीका है, वो किन शराइत पे बाहर आ सकते हैं? शायद मेरे ख्याल है कोई ज्यादा नहीं है। कोई शरायत यही है कि बिहेव हम्म। बिहेव लाइक अ गुड किड। हम्म। और आप जो बातें करते रहे हैं एक साल में, मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार वतन, आयन शिकन, फांसी दे दो, आर्टिकल 5, गिनते चले जाएं ना आप, सारे हम्म। इल्जाम गिनते चले जाएं। और फिर श्रीलंका, और कल फिर अफजल मरवत ने मिसाल दी है बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो हम्म। करने नहीं देंगे आपको। देखिए, श्रीलंका बहुत डिफरेंट केस है, बिल्कुल। बांग्लादेश बहुत डिफरेंट केस है। बिल्कुल। बांग्लादेश का अवामी उबाल किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं था, वो निज़ाम के खिलाफ था, तो फिर किसी चुगताई साहब शख्स के इस बार हक क्या में नहीं होने था। जा रहा है? इस बार अगर हम देखें फाइनल कॉल पीटीआई की जानिब से आ चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह सब कह रहे हैं कि उनकी जो शराइत जो हो सकती हैं वो तो फ़हम व तफ़हीम से ही हो सकता है मसला हल। वो इस तरह से जलाओ घिराओ या बाहर एहतजाज करना, आवाम को सड़कों पर निकालना नहीं हो सकता। फिर बिलाखिर होगा क्या? इस वक्त अगर एहतजाज होता है, नाकाम हो जाता है, तो उस सूरत में पीटीआई के बानी तो बाहर नहीं आ रहे, तो फिर क्या ऑप्शन बचती है पीटीआई के पास? वो फिर बाहर नहीं आएंगे। देखिए, बहुत क्लियर बात है, हम्म। खान साहब पहले रोज से बाहर आना चाह रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल उसमें अपना है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे ये नहीं है। और हुकूमत ने भी बहुत फराख दिली का मुजाहरा किया, चुकंदर का शरबत भी दिया, बकरा भी दिया, बोरे भी दी, वगैरह वगैरह, और हम्म। सब खबरें बाहर आती गई। उनका इमेज खराब होता चला गया, हम्म। डैमेज होता चला गया उनका इमेज। इन खबरों से डैमेज होता है ना, हम्म। कि एक क्लास मिली हुई है, और जनाब 12 फीट का एक लॉबी दी गई है वॉक करने के लिए, और ट्रेडमिल दिया हुआ है, सब कुछ होता है। ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि खान साहब को मरा दी जा रही थी, इसलिए हुआ उनका इमेज खराब किया जाए। हम्म। और वो बखुशी खराब होने दिया इन लोगों ने। हम्म। अदालतों में गए इनके वकील कि हमें जनाब ट्रेडमिल नहीं मिल रहा है, उनका ट्रेडमिल ले लें आप। 7-7, 8-8 वकील साथ जाते हैं। हम्म। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान की बड़ी रिपोर्टिंग की है, हम्म। पाकिस्तान के भुट्टो साहब से लेकर, उस ज़माने में खैर इंटर्न था, नवाज शरीफ और जी। जरदारी साहब के मुकदमा तक मैंने हम्म। देखे। मैंने कभी नहीं देखा कि 8-10 वकील एक साथ गए। आज भी एक फैसला वकील, मुतवक्के है चुगताई साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में क्या फैसला मुतवक्के है? क्या लगता है, हक में आएगा कि खिलाफ? देखिए देखिए, एक ये खुद भी देर लगा रहे हैं ना, हम्म। 36 समातों में इन्होंने क्रॉस नहीं किया विटनेस को, बिल्कुल ठीक है। तो अब हो सकता है दूसरा फरीक भी 10-12 समात तो लेगा, तो फर्द जुर्म है जो कुछ भी है। और उसके बाद बरियत का फैसला भी उन्हें हम्म। करना है, फर्द जुर्म से पहले बरियत का फैसला करना है। बहुत टेक्निकल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ठीक। नाम लिया गया कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, अदालत ने कहा हमें तो कोई हुक्म नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो बहुत ज़्यादा मसला ये है कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। पीटीआई इस वक्त मुझे लगता है अवाम में यकीन मकबूल है, लेकिन अवाम अभी गंडापुर और अफजल मरवत या अली गौहर किसी के कहने में नहीं है। अवाम किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं ठीक है। है, बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखना ये कि नवंबर में जो कॉल दी जा रही है कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है काफ़ी हद तक लीडरशिप मौजूदा वो खो चुकी है। एहतजाज की कॉल देते हैं, लोग आते हैं और फिर गायब होती है आवाम, सड़कों पर ख्वार होते हैं और फिर आवाम को रास्ते में छोड़ दिया जाता है। हम बात करेंगे IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके साथ क्या इस वक्त बातचीत जारी है, वज़ीर ख़जाना इस हवाले से क्या कहते हैं, इस सब पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात हो जाए IMF के वफ्द की। IMF का मिशन जो है नेथन पोर्टर की सरबराही में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम से मुलाकात कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की गई है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। वाशिंगटन में $2 अरब की दरख्वास्त की गई थी। इसी तरह से वज़ीर ख़जाना का ये भी कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए जारी जो इस्लाहात हैं इसके अमल को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली छमाही के ज़्यादातर जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए गए हैं और जो मज़ीद भी वादे किए गए हैं उनकी तकमील भी की जाएगी, ये कहा गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से। लेकिन IMF वह 15 नवंबर तक पाकिस्तान में ही क़याम करेगा और इस हवाले से तफसीलात क्या हैं वो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ्द को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद पर होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। इन्होंने IMF वफ्द को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए जारी इस्लाहात के अमल को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली छमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मजीद जो भी वादे किए गए हैं इनकी तकमील की जाएगी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, जो अहदाफ थे कहा जा रहा है कि वो पूरे नहीं हुए, जो PIA की बोली थी उसमें भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो आपको लगता है कि कोई मिनी बजट आ जाएगा, कोई मज़ीद शराइत रख दी जाएंगी जिससे एक बार फिर से महंगाई का नया तूफ़ान आ जाएगा, या सूरत हाल कंट्रोल में है? जी, फिलहाल सबसे बड़ा मसला तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का है कि उनकी पहले 3 माह में ही जो शॉर्टफॉल है वो 189 बिलियन तक पहुंच गई है और अगले 3 माह में इसका डबल होने का खतरा है। तो सबसे बड़ा जो IMF का मसला है वो 2 इश्यूज पे इस वक्त जहाँ तक के मालियाती मामलात हैं। एक तो सूबों ने 31 अक्टूबर तक सारे अपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के लॉज को वफाक के रेट्स के मुताबिक करना था, वो नहीं किया। दूसरा, FBR ने अपना बजट पूरा नहीं किया। तीसरा, सूबों ने वादा किया था कि 342 बिलियन का सरप्लस करके देंगे, यानी कि जो इनकम उनको वफाक से मिलती है और अपनी है उसमें से इतना बचाएंगे, लेकिन पंजाब ने 160 बिलियन ज़्यादा खर्च कर दिया अपनी आमदनी से। ये वो बड़े मामला थे जिससे उनको फौरी आना पड़ा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहीं से ही कोर्स करेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो फिर आगे जाकर पाकिस्तानी जो है वो यूजुअली, फिर आपको पता है हमारे लोग वादे तो कर लेते हैं मगर पूरे नहीं करते। जैसे ताजर दोस्त स्कीम के अंदर वादा था 10 बिलियन इकट्ठे किए जाएंगे, मगर वहाँ कुछ ना होने के बराबर ही है अभी तक। तो ये मामला जो है ये बहुत संजीदा है। इसमें लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए, जबकि वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि जो पहली छमाही के तमाम अहदाफ थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और अगर अहदाफ मुकम्मल नहीं किए गए हैं और हम उनकी शराइत पूरी नहीं कर पा रहे हैं IMF की, और ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा? जी, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात काम तो नहीं होंगे, सिर्फ ये है कि साथ-साथ मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। ये वैसे तो 6 महीने बाद पहला रिव्यू होना था, मगर उन्होंने फैसला किया कि इसका रिव्यू जो है वो फौरिया जाए। अब ज़ाहिर है वो टीम आकर यहाँ, आपको पता है 11 से लेके 15 तक वो वफाक से मिलेंगे, सूबों के लोगों से मिलेंगे। तो गोया कि अब हमारे लोग ये साबित कर रहे हैं कि हम इतने नालायक हैं कि हम खुद चीज़ों पे अमल दरामद भी नहीं कर सकते, और उसके लिए भी बाहर से आकर कोई हमें समझाएगा तो इसकी बहुत हैवी कॉस्ट पड़ती है। जब वो आते हैं उनका TADA हमें देना पड़ता है, आने जाने के अखराजात देने पड़ते हैं। तो ये जो हमारी इंतज़ामिया है, चाहे वो सूबों की हो चाहे वो वफाक की हो, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है, वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं और उसकी कॉस्ट फिर आपको और हमें नए टैक्सों के सूरत में पे करनी पड़ती है। अब ऑलरेडी तो हम हाईएस्ट टैक्स रेट 45 तक ले जा चुके हैं आम लोगों का, तो फिर इससे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी भी है, वो भी नहीं होगी, और फिर लोग जो अच्छा डॉक्टर साहब, राइट साइजिंग पे भी कहा जा रहा है कि 1 लाख भर्तियां और की जाएंगी, तो ये इस तरह की चीज़ें काबिल कबूल होंगी, और फिर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं। अहदाफ पहले पूरे नहीं हुए और स्मोक की वजह से पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा भी है, वहाँ पे तो मार्केटों को भी बंद किया जा रहा है, कारोबार भी मुतासर हो रहा है उससे। तो जी, ज़ाहिर है आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी से फिर पाकिस्तान की जो GDP है उसको
आप एक दिन में देखिए 1 बिलियन का डॉलर का नुकसान होता है, और जब कारोबार रुकता है तो सबकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अब समूह का मसला इतने सालों से है, मगर भरपूर जो इक़दामात इसके लिए चाहिए वो अभी तक हुकूमतें नहीं कर सकी है, बल्कि उल्टा दरख्त काट-काट के आप देखें लाहौर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिग्नल फ्री हम बिल्कुल। बनाएँगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमने दुरुस्त की नहीं है। कितनी और गाड़ियाँ सड़कों पे लाएँगे, कितना और क्रूड ऑयल मँगवा कर अपना ज़र-ए-बाला ज़ाया करेंगे और फिर उस धुएँ के साथ लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे। तो ना तो टैक्स का निज़ाम ठीक है, ये तो चाहिए कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, उनके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि आपको याद होगा दिल्ली में बहुत साल पहले वहाँ ठीक की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही अच्छा सुमो मोटो डॉक्टर लिया था साहब, और ये सारी चीज़ें दुरुस्त की थी। जी, डॉक्टर साहब, अगर पीआईए की निजकारी की बात कर ली जाए तो वो भी मामला खटाई में पड़ गया है। क्या उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके भी आएँगे इसके ऊपर जो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं आईएमएफ के साथ? यकीनी तौर पर वो जो भी हमें एक डेडलाइन देते हैं, हुँ, चाहते हैं कि उस डेडलाइन के अंदर-अंदर काम हो जाए। जब हम नहीं कर पाते तो फिर उसकी कोई वजह भी नहीं बता पाते हैं कि भई आफ्टर ऑल ऐसा क्यों नहीं हुआ है, और फिर हम वेवर्स माँगते हैं। अब वो हुँ, ज़माने नहीं रहे कि जब हमारी अहमियत थी अफ़गानिस्तान की वजह से, और डार साहब ने हुँ, जो एक ही प्रोग्राम मुकम्मल किया उसमें आपको याद होगा 25 से ज़्यादा वेवर दिए गए थे। अब वो वेवर देने को हमें बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो हुँ। चाहते हैं कि हम जो भी उनसे वादा करें उसको पूरा करें। तो हमें भी सोच समझ कर ये करना चाहिए। हाँ, जहाँ कोई बहुत कैटास्ट्रॉफ़ी आ जाए, कोई ऐसी हम्म। सूरत-ए-हाल आ जाए, वहाँ तो हम कह सकते हैं कि जी ये हदफ इसलिए पूरा नहीं हुआ, अभी मगर जो ये जो हदफ हमारे अहदाफ अपने पूरे हाथ में है। नहीं हुए डॉक्टर साहब, फिर अल्टीमेटली क्या अवाम तैयार रहे एक और मिनी बजट के लिए? जी, यकीनी तौर पे अगर इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम नहीं किए, जिसकी सूरत कम नज़र आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3.8 ट्रिलियन के तो टैक्स एग्ज़म्पशंस हैं पाकिस्तान में। अब वो पूछते हैं कि भई आपने लोगों पे तो इतना टैक्स लगाया हुआ है, तो इन टैक्स एग्ज़म्पशंस को जो ठीक अमीर है। लोगों को दिया कब ख़त्म करेंगे? उस पे फिर जो हमारे लोग हैं वो बाहर आकर लोगों को तो नहीं बताते, हर चीज़ आईएमएफ पे डाल देते हैं, मगर ये हुँ, जो मराहत है इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं। जहाँ सारे सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उनको भी अपनी मराहत ख़त्म करनी चाहिए और उस पे टैक्स देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये पूरी पिक्चर तब सामने आएगी जब लोगों को बताया जाए कि हुँ। आईएमएफ तो सिर्फ़ हमें फ़िस्कल डिसिप्लिन के लिए कहता है, हमारे अपने जो पॉलिसी साज़ हैं, वो दरअसल मराहत याफ़्ता तबकों की ही हर वक़्त जो नाकामी है उसी किसकी है खुशामद में डॉक्टर लगे साहब? रहते हैं। ये वजारत ख़जाना की नाकामी है या ओवरऑल सिस्टम ही ख़राब है? ज़ाहिर है एक एलीटिस्ट सिस्टम है, जब आपने इतनी बेपनाह उनको मराद दी हों, जब वो चलते हों, उनके पीछे पूरी वीआईपी गाड़ियाँ चलती हों, जब वो अपने आप को अवाम में से हुँ, समझते ही ना हों, जब वो हेलीकॉप्टर के रिपेयर के ऊपर बिलियंस लगा देते हों गाड़ियों के ऊपर, तो ये कौन-सा कल्चर है जहाँ अभी तक अगर वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसे बिल्कुल और ठीक है। हमें ये जमहूरियतों जो में होता है, शाही तो खर्च है, लोग उसे भी बंद करना एप्रिशिएट करें। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक थैंक साहब यू। हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से बात हुई जो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जब वो अपना जो शाखसाना जो उनके वो खर्च शाहाना अंदाज है, शाहाना अंदाज हैं, खर्चे हैं, वो जब कम नहीं करेंगे तो तब वो बर्डन जो है वो अवाम पर अल्टीमेटली आएगा। अवाम पर आएगा। एक ब्रेक इसे लेते हैं कम करने की ज़रूरत है। और हम ब्रेक यहाँ के पर बाद एक ब्रेक देखिए इस लेते हैं। पर बात करते हैं। Stay with us. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। फिल्म और टेलीविज़न के सीनियर अदाकार कबीर खान का 92वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कबीर खान 13 नवंबर 1932 को पेशावर में पैदा हुए। कम उम्री में चाइल्ड एक्टर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान के ड्रामों से काम शुरू किया और पीटीवी के पहले अदाकार के तौर पर उन्होंने 1965 से अपने करियर का आगाज़ किया। और आज भी उनके डायलॉग्स को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। और उनका जो ड्रामा सीरियल है 1984 में आने वाला अंधेरा उजाला, वो शायकीन को आज भी याद है। बतौर पुलिस ऑफिसर उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए और साथी अदाकारों इरफान खुसट उसमें शामिल थे, जमील फ़खरी थे और दीगर जो साथी थे उनके साथ बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए थे। तो उनके जो क्लिप्स हैं आज भी जब चलते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो कबीर खान ने 200 से ज़ायद नाज़रीन फिल्मों और लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया है। उनकी चंद जो शोरा आफाक फिल्में हैं उसमें शामिल है मोहब्बत ज़िंदगी, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, इंटरनेशनल लॉटरी और रॉन्ग नंबर के अलावा मेहरुनिसा और परी भी शामिल हैं। और ये वो ड्रामे और ये वो फिल्में थी जो हमारे दिमागों पर, हमारे जहनों पर नक्श हो चुकी हैं और हमेशा जो वैसे ही यादों में ताज़ा रहेंगी और हम याद करते रहेंगे कबीर खान साहब को।
और जिस तरह से उनका दौर गुजरा और आज तक हर जो बंदा है, जो नया अदाकार है आने वाला, वो उनको सराहता है, उनको लेकर चलता है, उनको फॉलो करता है, उनसे सीखता है अदाकार हैं। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात हो जाए कुछ T20 की। वनडे के अंदर तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो एक शानदार और ज़बरदस्त टीम है और जो रिवाइवल था वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा, लेकिन अब T20 की बारी है। सीरीज में भी वो तसलसल बरकरार रह पाएगा जो हमने वनडे सीरीज में देखा है। क्या इस बार भी शाहीन कैंगरूज को दबोच लेंगे? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े पुरजोश हैं कि इस बार भी उन्हें पाकिस्तान की जानिब से इतना ही अच्छा खेल जो है वो देखने को मिलेगा। हम जानते हैं सैयद मोहम्मद अवैस साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो मोहम्मद अवैस साहब। ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि टीम का मोराल जो है पहले से बुलंद है और अगर देखा जाए तसलसल की बात की जाए तो क्या बरकरार रखेंगी टीम अभी भी वही खेल, वही परफॉर्मेंस, और किन खिलाड़ियों के साथ टीम जो है वो खेलेगी? देखिए, ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त हाई है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है 20-22 साल के बाद। ऑस्ट्रेलिया को पता है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाती है। जब एशियन कंडीशंस की बात करें, बहुत सी टीमें वहां जाके तो पता है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान आपको डिफरेंट हिकमत अमली नजर आया। मोहम्मद अपना रिजवान की बात करें, रिजवान पे थोड़ा सा कैप्टनसी का, फिर मैं कहता हूं कि प्रेशर जरूर था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसे कैप्टन बनना, क्योंकि लीग क्रिकेट की कप्तानी करें या डोमेस्टिक की कप्तानी करें वो डिफरेंट होता है जब आप पाकिस्तान की कप्तानी करते हैं, क्योंकि आपने फैन प्रेशर को भी डील करना है, आपने मीडिया प्रेशर को भी देखना, आपने क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर भी है। आसान चीज नहीं होती। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे लगी रिजवान की था कि जेलब स्क्वाड आपको नजर आ रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान तीनों मैचेस के अंदर लड़ा है, वो पहला मैच भी अगर आपको याद हो ऑलमोस्ट हम वो मैच जीते हुए थे मेलबर्न वाला, अनफॉर्चुनेटली हमारे, लेकिन आपको एक जेलब स्क्वाड नजर आ रहा था। बात हो रही थी कप्तान, जो बॉडी लैंग्वेज है कप्तानी की हम बात करते हैं ना, कि आखिरी बॉल तक कप्तान बात कर रहा होता है, टीम को साथ लेके चलता है, वो आपको नजर आया। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई थी वो ये था कि जिस वक्त विनिंग ट्रॉफी दी जा रही थी तो इरफान नियाजी और साथ में हसीबुल्ला दोनों यंगस्टर्स हैं, तो उनको रिजवान साथ लेके गए थे, उनको हैंड ओवर की गई थी ट्रॉफी। टीम मुत्तहिद नजर आई है और ये भी एक फीलिंग आई है कि टीम जिस तरह से खेल रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी तब्दील हुआ है, उसमें बेहतरी आई है और वो नजर भी आया। देखिए, ऑब्वियसली जिस वक्त आपकी टीम 100% परफॉर्म करेगी, आपका लड़का जान मारेगा, तो आपको नजर आएगा कि इसका मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ठीक है। ये बहुत पहले भी हो सकता था। देखें, डिस्टर्बेंस तो सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली पैदा की थी। आपको याद हो जिस वक्त पहला वनडे मैच खेला जा रहा था, कमेंटेटर्स भी इस चीज पे हम मजाक बन के रह गए थे। अगर आपको याद हो कि वो बात कर बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, वो बहुत हल्का लेना शुरू हो गए थे। अच्छा अवैस भाई, एक चीज़ है कि एक मिथ था कि हमारे बल्लेबाज तेज पिचेस पे नहीं खेल सकते या फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को नहीं खेल सकते, तो हमारे बल्लेबाजों ने, जिस तरह साइम ने, अब्दुल्ला ने शानदार बल्लेबाजी की है, तो वो गलतफहमी भी दूर हो गई। अच्छा देखें, दो चीजें हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स की बात करें तो आजकल, क्योंकि आपको पता है एक नई चीज इजाद होगी वो है ड्रॉप इन विकेट की बात करें। वो ड्रॉप इन विकेट थोड़ा सा बैट्समैन को ज्यादा सपोर्टिव होती है एज कम्पेयर टू पेसर्स। ये पहली दफा कि पाकिस्तान के पेसर्स ने इतना अच्छा तगड़ा परफॉर्म करके, आपको पता है बहुत अरसे के बाद इतने। लेकिन अगर आप आखिरी T20 की बात करें जो कि पर्थ की विकेट है, आपको पता है वो नया स्टेडियम अपना पर्थ का इस वक्त है, जो पुराना जो वाका जिसको कहते थे, वो दुनिया की तेज तरीन विकेट थी। वहां पर शायद 160 भी होता तो आसान नहीं था चेस करना, क्योंकि हमें हमेशा ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ने तंग किया। इंग्लैंड की हम बात करते हैं, इंग्लैंड में आज सच पाकिस्तान को कभी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं ऑस्ट्रेलिया में होती रही, क्योंकि वहां पर बाउंसी ट्रैक है आपका। लेकिन जो मुझे आज भी थोड़ा सा एक फील होता है, देखिए बॉलिंग यूनिट आपका परफॉर्म कर रहा है, स्पिनर का थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, जिस स्पिनर को लेके उन्होंने बैट्समैन का इशू आपका जो बैटिंग का। इस बार हमने देखा है कि हमारे जो बैटर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हमारे बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे हैं, एक अच्छा उन्होंने स्कोर दिया है। अगर हम बात कर लें बैटर्स की परफॉर्मेंस की, तो क्या वो जो बल्लेबाजों का एक चार्म था वो उन पर भी चल गया, कॉन्फिडेंस मिला उन्हें, सपोर्ट मिली, या फिर उनकी अपनी ही परफॉर्मेंस थी? और इस बार जो बल्लेबाज हैं, आप किन पर इन्हिसार करते हैं कि टीम में उतारने चाहिए, मैच में उन्हें रखना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके ऑडियंस को एक बार फिर? देखिए, T20 डिफरेंट फॉर्मेट, आपको पता है वनडे के लड़के तो वापस आ चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब। मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान था कि साइम अयूब को हम रेट करते हैं ऐसा T20 बैट्समैन, लेकिन उनको सिर्फ वनडे तक महदूद रखा गया है। एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मामलात किए थे, मैं उस दिन भी कह रहा था कि शायद वर्बली ना हो, इंप्लीमेंट भी किए जाएं। प्लेयर्स जो मेन थे, चाहे बाबर आजम की बात करूं, शहीन शाह अफरीदी की बात करूं, इनको बिठाया गया, इनको फ्रेश माइंड से वापस लाया गया। आपके सामने जो उनकी परफॉर्मेंस थी, इसका मतलब आपकी जो हम रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्लेयर की रोटेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स होके भी
सीरीज के अंदर वापस अगर उसका बैट पैच चल रहा है, एक बात तो क्लियर हो गई थी प्लेयर्स को कि भाई परफॉर्म नहीं करोगे तो दरवाजे बंद है, अब परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी अना पे बात आई थी कि आपने परफॉर्म करना, आपसे तवक्कुआत है और आपको वो नजर भी आया। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें T20 में, तो जो मुझे भी आज तक फील होता है वो आप बाबर और रिजवान के साथ ही कैरी करेंगे, क्योंकि ये जोड़ी बड़ी जबरदस्त आपको पता चल रही थी। मुझे पता है बीच में छेड़छाड़ भी इसमें कोशिश की, लेकिन बिल्कुल। साहिबजादा फरहान जो सुकर मौजूद है। और अवैस भाई, ये भी हमने देखा कि बाबर के ऊपर जिस वक्त कप्तानी का बोझ था तो उनकी बल्लेबाजी मुतासिर होना शुरू हो गई। तो अब रिजवान की एनर्जी, उनका सबको मुत्तहिद रखना और बाकी प्लेयर्स का अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ में सलाहियतों के जौहर दिखाना, परफॉर्म करना, ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, जो कि ओपोनेंट टीम के लिए यकीनी तौर पे ख़तरे की घंटी हो सकती है। देखिए, बाबर आजम की अगर बात करूं तो आपको पता है, जब 1-2-10 सेकंड के लिए अगर कैमरा लगता है तो कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं उन पे। और पैट कमिंस भी ये कह चुके थे कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है हमारी बाबर आजम की। और क्योंकि जिस तरीके से अगर इस सीरीज के अंदर आप बाबर को देखें तो आपको ज्यादा रिलैक्स नजर आया, बॉडी पे बॉल ले रहे थे, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे। आपको नजर आया कि वो आपको वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेशर था कप्तानी का वो आप पे उतरा है, आप ऐसा टिपिकल बैट्समैन यहाँ पर खेल रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज पे भी बताना चाहूंगा, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बहुत ज्यादा नाराज है ऑस्ट्रेलिया टीम से लेके। पहले जैसन गिलेस्पी ने कहा था, माइकल क्लार्क ने भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी गवास्कर ट्रॉफी थी कि आपको ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का आखिरी वनडे मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, कि आपने पूरी की पूरी जो सी टीम है वो आपने चेंज कर दी। माइकल क्लार्क ने भी बड़ा इस पे आपको पता तनकीद की इस मामले के ऊपर। तो वैसे हमें उसकी जरूरत थी भी, क्योंकि अगर हम तब्दीलियां ना करते तो हमारे जो थे बल्लेबाज या हमारे जो बॉलर्स थे वो उस तरह से, जो पहली टीम थी हमारी खेल नहीं पा रही थी, हमें उसे तब्दील करने की जरूरत पेश आई कि हमने बताया कि जो नहीं खेल पाएंगे उन्हें उठाना पड़ेगा, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो क्या हर क्रिकेट में, क्योंकि हर टीम ही, हर जो हम देखते हैं मैच में टीम उतरती है वो तमाम चेंजिंग्स करते हैं, तब्दीलियां तो हर जगह पर होती हैं, अच्छे प्लेयर्स को खिलाना हर टीम चाहती है। नहीं देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। मसला पता है ऑस्ट्रेलिया का क्या था, जब दूसरा वनडे मैच हुआ तो मुझे एक चीज फिगर आउट हुई थी। जब पहले वनडे मैच की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के शायद दिमाग में ये चीज थी कि दूसरे वनडे में हम इनको वाइंड अप कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का, मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जल्दबाजी में आपने पूरी की पूरी टीम चेंज की। देखें, माइकल क्लार्क ने भी यही बात की कि मैच प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी, आपके लड़कों को रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लॉन्गर फॉर्मेट तो नहीं खेल रहे, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जल्दबाजी में एक होता है ना कि, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम को हल्का लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये चेंजिंग की थी अपनी टीम में कि हम अपने नए लड़कों को आजमा लेते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड में तो हम उनसे हारने वाले नहीं? ये गलत फहमी थी उन्हें? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो आपको पता है जो लड़के खेल रहे थे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी कोई आम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक बड़ी डिफरेंट है। आपको पता है वहाँ कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, शील्ड क्रिकेट की बात करें, वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेट है दुनिया की बात करें, लड़के वो खेल के प्रॉपर ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम की बात करूं, ऑब्वियसली वो एक आपको पता नाम है उसके अंदर, पैट कमिंस की बात करूं, जिस तरीके से टीम को लेकर चलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, इस चीज पे तो पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है। लेकिन जो T20 का इस वक्त खेल है वो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बहुत तगड़ा, आप जीत के साथ जा रहे हो। लेकिन जो आपका स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, ये देखने वाली बात है कि आप अरफात मिन्हास या सुफियान मुकीम में से किसको खिलाते हैं। अरफात मिन्हास को थोड़ा सा एक एज मुझे जहां तक मिलता है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी उन्होंने, आपको पता है जो ओमान में टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर उन्होंने कुछ बैटिंग भी की है। सुफियान मुकीम चाइना मैंने उनकी जरूरत होगी, लेकिन ये बड़ा मैं कहता हूँ ट्रिकी पोजीशन है कि पाकिस्तान किसको इंप्रूव करता है। अच्छा अवैस भाई, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है इस बार फिर से उसने अपनी आदत के मुताबिक जिस तरह से वो करता आया है, उसने फिर से पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत को माइनस भी किया जा सकता है, क्या हो पाएगा, ये मुमकिन है? देखिए, आपको एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी दम तक आपको लाइजोनिक क्रिकेट बोर्ड से रखनी है। वो इंडिया वाला मामला अपनी जगह, वो सुखा है, उनकी तो कोशिश होती है कि आइसोलेट पाकिस्तान को करें। सबसे बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान ने आइसोलेशन में तब दिया था जब आपको याद हो हमने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीत के दी। फिर आपको याद हो PSL जिस वक्त स्टार्ट हो रही थी तो इन लोगों ने जानबूझ के कोशिश की थी कि वहां पर एक लेजेंड्स लीग के नाम से शारजाह स्टेडियम में स्टार्ट की थी, वो बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। जिस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट किसी भी मुल्क को दिया जाता है, उसकी पूरी की पूरी साल या 1.5 साल की हिस्ट्री देखी जाती है कि उसने कितने बड़े इवेंट्स जो से हैं इस टेन्योर के अंदर ऑर्गेनाइज किए हैं। पाकिस्तान ने हर किस्म का किया है, चाहे वो आप SCO कॉन्फ्रेंस चलें, वो तो गवर्नमेंट की सतह पे, स्पोर्ट्स की बात करूं, ITF यहाँ पर आके खेल चुका है, MMA फाइटर्स हैं, इन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को यहाँ तक अपना
आपको पता है अच्छा वीजा नहीं, अलॉट कर दिया। अवैध भाई ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत हटधर्मी पर इस पर भी बरकरार है। अगर भारत नहीं तो फिर कौन सी टीम होगी? और आपको लगता है कि आईसीसी कोई गैर मुतस्सिबाना फैसला कर भी पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद हमें ही जवाबदेह बना दिया जाए और हमें उसका नुकसान उठाना पड़े? देखिए आईसीसी जितना भी तक इंडिया वाला मामला है तो डरपोक ही नजर आया मुझे। आईसीसी आपको पता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला उनका इशू है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा शायद मेरी थिंकिंग ये है कि जय शाह आपको पता है उन्होंने आईसीसी का चेयरमैन बना, ये शायद सारा का सारा मैप एक जय शाह खुद ही पीछे बैठ के ना बना रहे हो कहीं कि यार मैं आईसीसी का चेयरमैन बनूं और मैं आती ये बात करूं, देखें जी मैं आईसीसी का चेयरमैन बना और मैंने आके जो उनसे सारे मामला ठीक कर लिए, इंडिया जा रही है जी खेलने के लिए। आपको पता है कुछ अपने भी मामला ठीक करने के लिए ताकि मेरा टेन्योर जो है वो काफी स्ट्रांग रहे आईसीसी के अंदर। प्रेजेंस आप खेलते हो, ये माइंडसेट गेम है जो मुझे लगता है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है आईसीसी को, आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लिखा है, आखिर आपके तहफ्फुज़ात क्या हैं, आप हमें लिख के भेजें। आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आके रह के गया, उसको कोई इशू नहीं था। आपकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अभी यहाँ पर आ रही है। मैंने कहा ना जो टेनिस फेडरेशन है वो यहाँ पर आ गई। मुझे याद है जब इंग्लैंड टीम यहाँ पर थी, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो हमारे कल साथ बैठते हैं शो पे बता रहे थे कि उन्होंने जब बात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से तो उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर काम भी कर रही हूँ, टीम भी यहाँ पर आके खेल रही है, हमारे सारे प्लेयर्स ने एंजॉय किया। उन्होंने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिक्योरिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनवायरनमेंट हमें मिला है खेलने के लिए। आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, छोटी चीज नहीं है, ज्यादातर मुल्क नहीं देते आपको। अवैस भाई अगर नहीं आती भारतीय टीम तो फिर कौन सी टीम हो सकती है? देखिए आपके अगर रैंकिंग्स की बात करूं तो श्रीलंका से फिर आपकी बात चलती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज थोड़ा सा नीचे उस रैंक में। श्रीलंका एक दूसरा ओपोनेंट होगा जो इंडिया के अगेंस्ट आएगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत से इस वक्त पीछे जो अगर बैकडोर्स की बात करें प्रेशर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाइजॉनिंग बड़ी क्लोज रखनी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट पे हुक्मरानी भारत की है। वो कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स जो दूसरे फॉरेनर्स हैं उनको भी पीछे से ब्लैकमेल करते हैं लीग क्रिकेट के थ्रू के भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे आपका, आप ना जाएं वहां पर खेलने के लिए। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी पड़ेंगी सारी। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है और दोनों अहम मामला टीम में पाकिस्तान जीत के लिए पुरुमीद है और दूसरी तरफ भारत के इनकार की वजह से अब बॉल है आईसीसी के कोर्ट में कि वो फैसला क्या करता है। बिल्कुल जी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बरतानिया के शहर लंदन में टेक्नोलॉजी कंपनी वर्टिकल एरोस्पेस ने फ़िज़ाई टैक्सी तैयार कर ली है, जिसकी पहली मरहले की जो कामयाब आजमाइश थी उसे काउट्सवाइल्ड एयरपोर्ट पर कर लिया गया है मुकम्मल। और गैर मुल्की खबरसां इदारे की जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी कंपनी की ये तैयार करदा फ़िज़ाई टैक्सी VX4 एयरक्राफ्ट की ख़ास बात यह है कि ये मैनचेस्टर से लीड्स तक का फासला बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत में कर पाएगा। खूबसूरत टैक्सी लग रही है और लगता ये है कि इसे अच्छा ये टैक्सी नहीं बल्कि रॉकेट टाइप कोई ज़्यादा लग रहा है, स्पेसशिप वो टाइप का लग रहा है। और जिस तरह छोटे ड्रोन्स नहीं होते बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है, उसको बड़ी शेप में बनाया गया है। और अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आपका सफ़र है वो सिमट जाएगा। और मेरे ख्याल में अब आने वाले कुछ सालों में हर घर की छत के ऊपर एक जो हेलीपैड है वो भी बनाया जाएगा ताकि लैंड किया जा सके। ये अच्छा ये वाकई में एक बिल्कुल छोटा सा हेलीकॉप्टर लग रहा है, या फिर आप इसको ड्रोन कह सकते हैं आप। और ये बड़ा मिनी सा हेलीकॉप्टर शक्ल का लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। और इसके अंदर कितने लोगों के बैठने की स्पेस हो सकती है? अगर ये किसी एक के बैठने की स्पेस है तो जुनेद फिर तो सिर्फ ड्राइवर मूव कर पाएगा। बैठ सकेंगे। ऑब्वियसली अगर इसे कमर्शियल मकासद के लिए शुरू किया गया या डिज़ाइन किया गया तो उसके अंदर कम से कम 2-4 लोगों को बैठने की जगह तो होगी, ताकि उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो। क्योंकि ऑब्वियसली एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होगा उसकी कॉस्ट तो तभी पूरी और जो ट्रैफिक है उससे भी आप बच सकेंगे। आपको फ्लाई करना है और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर जाकर आप लैंड कर सकते हैं, आपको रश में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारे मामले हैं जिनके ऊपर बात होना अभी बाकी है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर और बात हो जाए पाकिस्तानी एथलीट्स की, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं और मुना खान भी हैं जिन्होंने शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। और पाकिस्तान की पहली खातून एंकर पर्सन एथलीट हैं मुना खान। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ जो कि TCS वाटर फ्रंट मैराथन कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक कैटेगरी का तमगा भी अपने नाम किया है। बिल्कुल जी, हमारे साथ ही मौजूद है मोहम्मद यूसुफ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इंटरनेशनल मैराथन रनर हैं आप।
वेलकम टू शो। मोहम्मद यूसुफ, बताइएगा इस मैराथन के हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा, ये क्या है, किस तरह से आपने अचीव किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी एक न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इस टॉपिक पे मुझे लिया और बात करने के लिए। ये देखें, कोई भी इंटरनेशनल मैराथन होती है तो उसके लिए आपको बहुत सख्त ट्रेनिंग करके वहाँ जाना पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी एक मैराथन के लिए आपको एक अच्छी मैराथन लगाने के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको रन करना है तो हम 9 to 5:30 ऑफिस जॉब करते हैं। मोना जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपने काम पे होती हैं, तो हमें सुबह उठ के 5 बजे अपनी रनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। मोहम्मद यूसुफ, ये TCS वाटरफ्रंट मैराथन ये बेसिकली है क्या? हमारी ऑडियंस को पहले तो ये बताइएगा। TCS ये एक नाम है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, जो पूरे वर्ल्ड में मेजर मैराथन जो होती है वो ये करवाते हैं। ठीक है, इसमें तो भागना होता उनमें है से आपने? ये उसमें हमें भागना होता है 42.2 किलोमीटर, एक फुल मैराथन होती है। और उसमें ऑफिशियल टाइम जो होता है उसका 6 आवर होता है। अगर आप 6 आवर से 1 सेकंड भी ऊपर चले जाएं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ठीक उससे है, पहले जितना आप जल्दी खत्म करें तो वो आपकी होती है अचीवमेंट, कि आपने कितना अर्ली खत्म किया और किस ग्रेड में आप गए। ठीक तो है। हमने TCS टोरंटो मैराथन कंप्लीट किया बहुत जबरदस्त टाइम पे। वहां से जबरदस्त। हमने एक कैटेगरी में मेडल लिया। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जब हम एक मैराथन करते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन आपको दूसरे रिकवर होने के लिए चाहिए होते हैं, दोबारा भागने के लिए। तो बिल्कुल। हमने एक संडे टोरंटो मैराथन की, दूसरे संडे हम इटली विनिस मैराथन करने चले गए। जो मिस मोना मेरे साथ थी, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम के लिए वो रखी हुई यूसुफ, थी। ये तो बड़ा ही हमने ज़बरदस्त काम किया आपने, बैक टू बैक मैराथन में हिस्सा लेना और उसमें इस तरह की कामयाबी हासिल करना। आप जिस तरह बता रहे हैं कि बड़ी सख्त मेहनत की होगी और एक कैटेगरी में आपने कामयाबी हासिल की है। टोटल कितनी कैटेगरीज थी वैसे इसमें? उसमें D तक थी, उसके बाद फिर उनके चेंज हो रहे थे रूल। तो हमने एक के साथ इंशाल्लाह दोनों अलहमदिल्ला हमने कनाडा में भी और इटली विनिस में भी हमने एक कैटेगरी में मेडल लिया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मिस मोना जो थी वो TCS टोरंटो मैराथन में 20 किलोमीटर पर गिर गई थी। तो वो उसके बाद 20 किलोमीटर जख्मी नीज के साथ रन किया उन्होंने। और फिर वो फिट मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने जो विनिस इटली मैराथन है वो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम करनी है। तो वो इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने 42.2 किलोमीटर रन किया फिर इटली में जाकर विद इन 1 वीक। जबरदस्त। तो मोहम्मद यूसुफ, इसके अलावा अब आपका क्या प्लान है आगे? कौन सी कैटेगरीज में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं? नहीं, अब तो आप हमारे देखें अपकमिंग मैराथन आ रही है जनवरी 12 में, दुबई मैराथन है। हम अब उस पर हमने काम अपना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद अप्रैल में लंदन मैराथन है। तो ये बैक टू बैक चलती रहती है मैराथन। ज़बरदस्त, और हमारी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ लेकिन हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट कैसी है? सब कुछ अपने बलबूते पे कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस मामले में? ये बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल ना होने बराबर है। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट बताता चलूं यहाँ पे कि जब हम जा रहे थे तो हमने अनाउंस कर दिया था कि हम इटली विनिस मैराथन जो है मोहतरमा के नाम पे करेंगे। तो हमने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया, प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, यहाँ CM हाउस सिंध में, कि हमें कुछ एक्नॉलेज किया जाए। हम किसी से कोई पैसे नहीं मांग रहे, हमें एटलीस्ट एक्नॉलेज किया जाए कि हम अपने बलबूते पे जा रहे। तो एक अगर ये बुला हौसला लेते अफजाई या होनी कुछ चाहिए। लेटर दे देते, सही कह रहे उन्होंने हैं आप। किसी ने नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक चीज मजे की बताता चलूं कि हमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ये लेटर सर्टिफिकेट इशू किया। जबरदस्त, ये आपकी ठीक खुद है, की अचीवमेंट है जो आपने हासिल की है, गवर्नमेंट की अच्छा, सपोर्ट आपको नहीं मिली। उसके बाद अभी अभी हमें इटली गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे ऑफिशियल एक उन्होंने एक हमारे लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हम दोनों के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया और हमारे ऑनर में उन्होंने बहुत सारी चीजें की। उनका सर्टिफिकेट भी अभी बाय पोस्ट हमें पहुंच जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हम रिक्वेस्ट कर करके हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमें मिलते नहीं। चलें, हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, और ऐसे जो हमारे एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट मिलनी भी चाहिए, सरकारी सतह पर भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ, और विश यू गुड लक। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से इनका नाम रोशन करते रहिए और अपना नाम भी रोशन करते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और अगला जो मौजू है हम उस पर बात करने से पहले कुछ वजूहात तो हमें इस सेगमेंट में ही सामने आ गई,
और अगला टॉपिक है हमारा ब्रेन ड्रेन का। पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। एक तो वो लोग हैं, एक वो तबका है जो कि पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, चोरी और वारदातों में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से बदनामी का बायस बन रहे हैं। बहुत से ममालिक की तरफ से पाबंदियाँ लगाए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक बड़ा हमारा जो सरमाया है, हमारा एसेट है, वो है हुनरमंद अफराद का, नौजवानों का, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और दीगर बासलाहियत नौजवान हैं। वो रोज़गार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और ये जो अभी हमने बात की है मोहम्मद यूसुफ से, एक्नॉलेजमेंट का ना होना, बिल्कुल मौक़ों का ना होना, हुकूमत की सपोर्ट ना होना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी वजह है। हमारे नौजवान हमारे नामसाइद हालात की वजह से जाते हैं, कुछ बेरोज़गारी की वजह से जाते हैं और कुछ बड़े सुनहरे ख्वाब लेकर पाकिस्तान छोड़ देते हैं। लेकिन इन तमाम के पीछे वजूहात क्या हैं पाकिस्तान छोड़ जाना? पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम बात पहले ही वो कर रहे हैं कि मौक़े कम है और फिर गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। पढ़े लिखा जो तबका है वो बहुत हद तक पाकिस्तान छोड़ रहा है। जिस जुनेद भी कह रहे थे कि वो तबका भी पाकिस्तान छोड़ रहा है जो मजदूर तबका है, या फिर जो बैगर्स हैं, जो मांगने के लिए, पाकिस्तान का नाम दबोने के लिए भी पाकिस्तान छोड़ते हैं और दूसरे ममालिक में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें शायद ज़्यादा आमदन हो जाती है। बिलाल अहमद आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बिलाल भाई, एक मसला तो हमने खुद ही समझ में आता है कि हुकूमत की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मौक़ों का ना होना है, और क्या क्या वजूहात हैं? क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन इसी तरह से जारी रहा तो पीछे तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे, ना कोई स्किल्ड यूथ होगी, ना हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? इस टॉपिक को जब भी डिस्कस किया गया ना, ब्रेन ड्रेन को, इसको सतही लेवल पे हमेशा डिस्कस किया गया। जैसे आपने फरमाया कि वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक। लेकिन जब भी आप सुनेंगे माशरे में बात, आप सुनेंगे कभी भी बैठे लोगों में, महफिलों में बात, तो बातें होंगी लोग बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और आप टॉपिक बना लेते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं। अभी आपने कहा मौक़े कुछ नहीं है। मैं ऑफिस में बैठता हूँ, 1 डेकेड ऑफिस में गुजारे हैं। अगर मुझसे आप बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास लोग नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, राइट। सो हम सतही लेवल पे जब भी बात करेंगे तो हम एक चीज़ की र्यूमर्स के ऊपर हम नेगेटिविटी फैला देंगे। अच्छा, ब्रेन ड्रेन कहाँ नहीं हुआ? आप हिस्ट्री में चले जाए, ताइवान में हुआ। कहाँ नहीं हुआ? आपके नेबरिंग कंट्री में हुआ। 1999 में आपके नेबरिंग कंट्री से जब लोग बाहर गए, दे केम बैक विद कैपिटल, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नेटवर्क्स। और ये वापस आने वालों की रेशो कितनी है? हमने तो यही देखा है जब से होश संभाला है कि जो एक बार बाहर गया वो वापस नहीं आया। नो, इट्स नॉट द टोटल, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ये फिर वो सतही बातें हैं कि नहीं गए, अच्छा नहीं जाते, रेट से नहीं आते वापस। आप ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव चीज़ है? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ना सारी चीज़ मुकम्मल तौर पे नेगेटिव होती है, ना पॉजिटिव होती है, राइट। आपने उसमें से उसकी परसेप्शन आपकी क्या है, वो चीज़ तय करेगी कि क्या चीज़ बेहतर और गलत है। सारी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली, राइट। सो वन फैमिली अगर है और आप कहते हैं कि वी आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, सो वेयर एवर यू आर इन दिस यूनिवर्स, यू आर एट योर ओन होम। आपको तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले कंप्लीट करना होगा, राइट। आप अपने मुल्क में रहते हुए भी तो दूसरे शहरों में जॉब करते हैं। अगर ये दुनिया एक वर्ल्ड फैमिली है तो आप किसी और मुल्क में भी हैं। अच्छा, अगर आप बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। इंडिया की आप हिस्ट्री निकाल के नेबरिंग कंट्री की देखें, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं, उनकी रेमिटेंसेस देखें जो क्या आ रही है, वो अगर अलग एक इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट दे रही है, सब कुछ हो रही है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि यू लिव हेयर टू सपोर्ट दिस कंट्री। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू लिव हेयर टू सपोर्ट दिस। लेकिन बिलाल साहब, हम एक बात करते होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अगर तमाम पढ़े लिखे नौजवान बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या रह जाएगा? हम देखते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, इंजीनियर्स की कमी। हमारे पास जो अच्छा मवाद है सारा हम तो बाहर भेज देते हैं। हमारे तमाम तो स्किल्ड लेबर की भी कमी हो गई है। ये फिर वही बात होगी। आप इसको पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट है, उस पर जाकर देखिएगा। जो लोग बाहर जा रहे हैं उसमें 70% ड्राइवर्स के वीज़ा 70%, ये फैक्ट्स है। दिस इज़ नॉट द जस्ट टॉक कि मैं बात कर लूँ। मैन पावर, पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, 70% ड्राइवर्स के वीज़ास पे लोग बाहर गए। लेकिन उसकी रीज़न आप देखें, जब आपका माइंडसेट ये बन चुका है कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आप ना कोई स्किल्स सीखेंगे, ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे इलाके हमारे मुल्क में ऐसे हैं, लाइक गुजरात, गुजरावाला, ये जो एरियाज़ हैं, इनका माइंडसेट एक मेकअप कर दिया गया हुआ है कि आपने बाहर ही जाना है। बच्चे के घर में उसको पढ़ाने की बजाय उसके माइंड में ये डाला जाता है कि आपने बाहर जाना है, बाहर जाके अपनी जॉब्स करनी है। बेशक जहाँ कर वहाँ पर वो ड्राइवरी जो आप कह रहे हैं, ड्राइवर वीज़ा पर जाते हैं वो, तो ये जो माइंड
ड्रेनिंग है, जो माइंड चेंज किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से हम तब्दील करें कि यहाँ पर रहकर भी बहुत सारे मौके आप दूसरों के लिए जनरेट कर सकते हैं, आप जॉब के मौके पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, माइंड मेकिंग हो रही है। दिस इज द माइंड सेट। ये सिर्फ माइंड सेट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा, अगर आप माइंड सेट आपने सही कहा, इसीलिए हम एक चीज़ आपके पॉइंट पे मैं बात करूँगा, आपने कहा माइंड सेट किया जाता है। हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, थोड़ा सा हमें कम्युनिकेशन में ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे आपने कहा घरों में भी ये बातें होती हैं। पाकिस्तान में क्या रखा है, एक आज़ाद मुल्क है, आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आपको लोग जानते हैं। सोशल चैलेंज उस तरह का नहीं है। बाहर आप जाएंगे, एक सोशल चैलेंज है आपके पास, आप अपने शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, आपकी फूड डिफरेंट है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट देयर। और आप समझ रहे हैं वहाँ ईजी है। अच्छा, यहाँ सब कुछ आपके मुताबिक और आप कह रहे हैं यहाँ मुश्किल है। दिस इज अगेन द माइंडसेट। एक बिलाल भाई, ये भी तो चीज़ है कि वहाँ पे मुआवजा जो दिया जाता है, फ़र्ज़ कि आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपको जो मुआवजा मिलेगा, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो पाएगी, जो कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो ग्रॉसरी है आपकी सैलरी में, एक अच्छा 18वें ग्रेड का जो ऑफिसर है, अगर वो रिश्वत नहीं लेता और उसी से मुताबिकत रखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर पाएगा, तो फिर रीज़न तो आपको मिल जाएगी यहाँ से मूव करने की। इसको थोड़ा सा हमें इस सवाल को प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। 40% यूके में रहने वाले लोग अपनी इनकम का टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम का 40% टैक्स पे करते हैं। हमारा जब एम्प्लॉय एक जॉब पर आता है एज अ पाकिस्तानी, काम करता है, और आप कहते हैं ग्रॉसरी चीज़ों से मैनेज नहीं होती, वो जब अपना नॉलेज कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके बाद दोबारा वो कोई नॉलेज स्किल्स गेन करने की कोशिश नहीं करता। दिस इज द रियलिटी, से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन वही शख्स जब बाहर जाता है तो Exactly. उसको वो सारा कुछ मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। नो नो नो, इट्स नॉट द सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाएगा ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो फ्यूल पंप पे वहाँ पे फ्यूल भी भर रहा है। Exactly. या अगर कोई भी ऐसी जॉब कर रहा है जो कि जिसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, तब भी उसको अच्छा मुआवजा मिलेगा। हम करेंसी डिफरेंस भी कहेंगे। इट्स मैं उधर ही आ रहा था। दिस द करेंसी डिफरेंस, वो जो एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके ऑपोजिट साइड पे देखिएगा वो क्या कुछ लूज़ करते हैं, जो वो हासिल करते हैं, जो उसके अगेंस्ट वो लूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने हासिल किया होता है। आप यकीन माने, थोड़ा सा इन्होंने भी बड़ी प्यारी बात की, माइंडसेट। आप सिर्फ ऑफिस में जब जितने लोग काम करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, अपने लिए भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इकॉनमी में हम बूस्ट देते हैं। आप सिर्फ कल्चर देखें हमारे ऑफिस में क्या, हम सुबह 9 o'clock आते हैं, घड़ियाँ देखते हैं शाम के 5 कब बदलें। हम 5 साल पहले जो नॉलेज सीख कर आए थे, हम उसी के साथ चाह रहे हैं हम इंक्रीमेंट्स भी अच्छे मिल जाए। आप उस दुनिया में जीते हैं जहाँ पर कोई कल का अखबार पढ़ना भी पसंद नहीं करता। आपको अखबार तो रोज़ नया चाहिए, लेकिन आप अपनी 5 साल पुरानी स्किल से सोच रहे हैं कि मैं नए आने वाले गाड़ी के मॉडल्स भी खरीद लूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर लूँ, मैं अपनी ग्रॉसरी भी बेहतर खरीदूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स अगेंस्ट द नेचुरल लॉज। ये एक लॉ के अगेंस्ट है कि आप खुद को तो इम्प्रूव करें ना, और आप कहें कि आपकी इनकम भी रेज़ हो। और जैसे हमारी इनकम जब रेज़ होती है तो हम फ़ौरन अपना लाइफस्टाइल रेज़ करने की तरफ पहले चले जाते हैं। हमारी इनकम रेज़ करने की रेशो कुछ और है, लाइफस्टाइल। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ बिलाल भाई आपसे कि यहाँ से जो लोगों के बाहर जाने का सिलसिला है, ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे तो अगर कोई अरबपति शख्स भी है, जब उसको किसी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है तो उसे किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, उसे रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में चला जाए, वो पासपोर्ट बनवाने क्यों ना चला जाए, अगर किसी के खिलाफ पर्चा करवाने चला जाए, कोई ज़मीनों का मामला है, तो उसे रिश्वत देनी है या कोई अप्रोच या कोई सोर्स लड़ाना है। ये फैक्टर्स कि यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ये फैक्टर्स कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पे आड़े आ रहे हैं लोगों को अपना एक बेहतर फ्यूचर को सेट करने में? बिल्कुल आते हैं। ये जो आप बात करें ना, आप बात करें कि हम आइडियल सिचुएशन पहले क्रिएट कर लें, अच्छा फिर हम इनको रोक लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने बात की, क्या बाहर जाना गलत है? अच्छा, ये भी नहीं गलत है, राइट? इसके टोटल पर्सपेक्टिव को देख लेना। हम जब भी कोई बात हमारे मुआशरे में डिस्कस होती है, अगर मैं कह रहा हूँ ना ब्रेन ड्रेन गलत है, अब सारे लोग ये कहेंगे ये गलत है। इट्स नॉट द कंप्लीट थिंग कि ये गलत है। आप अगर कहें जस्टिफाइड है, जाना चाहिए। देखिए, लोग बाहर जाएंगे, नया एक्सपीरियंस लेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, वो लोग हमसे अपग्रेड हैं तो नया एक्सपीरियंस लेंगे, उससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है। क्या नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, ये एक अलग बहस है, राइट? जाना भी चाहिए, और इसको कुछ सालों में इसमें बड़ी शिद्दत आ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ को क्लियर यहाँ पे जरूर कर लें, जाना चाहिए क्या ये बेस बनाकर जाना चाहिए कि पाकिस्तान ना उस गलत हो गया है, कल्चर गलत हो गया है। आप ये बात पे करें कि पूरी आइडियल सिचुएशन हो तो मैं यहाँ पे ग्रो करूँगा। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जहाँ पे 100% चीज़ें बिल्कुल आइडियल सिचुएशन पर आ गई। आपके जापान के अंदर एटम बम गिरता है, होना चाहिए। वही बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी या अमीर आदमी, उससे अपना कोई भी मसला सॉल्व करवाने के लिए, वो सेहत से रिलेटेड है, तालीम से रिलेटेड है, या किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर उसे कोई काम पड़ जाता है,
तो वो सीधे तरीके से हो नहीं सकता जब तक आप उसे रिश्वत नहीं देंगे या कोई सिफारिश नहीं लगवाएंगे। इसमें दो चीज़ें, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, खराबी है मतलब। बिल्कुल है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। मैं नहीं कह रहा यहाँ सब आइडियल सिचुएशन है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी कुछ है इसके अंदर, लेकिन इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी कुछ है। देखिए सिस्टम ऐसा है, सिस्टम को चलाता कौन है? मैं और आप ही होते हैं वहाँ पर भी। हमें पहले एक इंडिविजुअल तौर के ऊपर इस सारी डिबेट के ऊपर जब आप न्यूक्लियस पे आएंगे ना, पेन पॉइंट क्या चीज़ है। हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सिर्फ हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती। आपके मुआशरे का सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है आपका घर। अगर वो घर एक मॉडल है, वो अपने पेरेंट्स को ईमानदार देख रहा है, वो उनको देख रहा है, वो हार्ड वर्किंग है, वो उनको देख रहा है सिंसियर विद देयर जॉब्स हैं, विद देयर कंट्री हैं, विद देयर सोसाइटी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, रूल्स ओबे करते हैं, राइट, तो ये मुआशरे ने जाके ऊपर लेवल पे भी सेटल होना है। हम जब बात करते हैं पहले कहते हैं सिस्टम ठीक नहीं है, सारा कुछ ठीक नहीं होना। तो फिर अभी जो सिस्टम भी तो लोगों से ही बनते हैं। हम क्या घर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, फिर जाकर एक मुआशरे तक की बात आती है, लेकिन हम उस पूरे पाकिस्तान में से मुआशरा उठा लेते हैं। अभी जो सिचुएशन हमें दरपेश है, हम अगर आने वाले दिनों में देखें तो तकरीबन जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, जो सर्वे बताए जा रहे हैं, 15 लाख के करीब लोग जो वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। उनमें से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके मुताबिक ड्राइवर की पोस्टों पर भी जाएंगे और बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी जाएंगे। हमने देखा जब कोविड का दौर था, हमें डॉक्टर्स की शदीद कमी रही, हमें पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी रही। इसी तरह जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है या कोई हमें ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें मज़दूरों की इस वक्त ज़रूरत पड़ती है, हमें नहीं मिलते हैं, काम के लिए नहीं मिलते हैं, हम इन लोगों को किस तरह से रोकें, किस तरह से ये जो माइंड गेम चल रही है वो किस तरह से तब्दील करें ताकि लोग खुद ये सोचें कि यार हमें यहाँ पर रह के कुछ सिस्टम में बेहतरी लानी है, जो कि कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट करना है खराब है, बेहतरी के लिए, उसको भी बेहतर करना है और अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि हम अपने घर में बच्चे को देख रहे हैं, वो ये माइंडसेट लेके चल रहा है कि मैंने तो मूव कर जाना है, मैंने तो पढ़ने के लिए जाना है तो भी वापस नहीं आना, मैंने पढ़ लेना है तो वापस नहीं आना। तो ये क्या किस तरह से तब्दील किया जाए? ये अभी बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने यूज़ किया कंट्रीब्यूशन। मैं अगेन कह रहा हूँ बेसिक्स ठीक होने वाले हैं, फिर ये चीज़ें सेटल होंगी। पूरी यूनिवर्स के अंदर आप मुझे इंसान के अलावा कोई मखलूक दिखाएं जिसकी एग्जिस्टेंस उसके लिए है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सूरज की रोशनी सूरज के लिए नहीं, दरख्तों की ऑक्सीजन दरख्तों के लिए, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग। हमारा माइंडसेट ये बन गया कि हम सिर्फ रिसीवर बनना चाहते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ये हमारा बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम कह रहे हैं चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, मैं भाग जाता हूँ। जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 70% डिस्ट्रॉय हो गया था। एक फैमिली बताएं जो जर्मनी छोड़ के गई थी, क्योंकि उनकी बुक्स में लिखा हुआ था इससे खूबसूरत जगह दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं। हम भी तो यही अर्ज कर रहे हैं, हमें तो ये बता रहे हैं कि यार सारा कुछ खराब हो गया, हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा? अभी ये जो 15 लाख वो लोग हैं जिनके वीजे एक्सेप्ट हो गए हैं, 94% वो लोग हैं अगर जिनको मौका मिले तो वो 2 मिनट ना लगाएं। बिल्कुल, मतलब ये नहीं फिर तो फिर लगाएंगे। 94% अगर पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खराबी है, या हमारे माइंडसेट में है या इस सिस्टम में है। The first thing is mindset. First thing is mindset. Mindset के बाद आप रोल मॉडल घर के किस मुआशरे में किसको देख रहे हैं? आप कहते हैं गवर्नमेंट रोल मॉडल बने, पहले जिम्मेदारी आपको वहाँ नहीं नजर आ रही, कह लेते हैं सपोजिंगली आपका घर रोल मॉडल है, आप बच्चों के अंदर देख लें पेरेंट्स ना पेरेंट्स कहाँ है रोल मॉडल? हुकूमत। हमने एक सर्वे करवाया, 700 बच्चों से सर्वे करवाया, उनको कहा आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल्स हैं। पेरेंट्स होने एक डिफरेंट थिंग, उन्होंने कहा नो, दे आर पेरेंट्स नॉट रोल मॉडल्स। आप पहले वो ये जाएंगे, ये जो पीछे पूरे 5-4 साल सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, ये उसका एक प्रेशर आएगा और उसका एक रिफ्लेक्शन आएगी, ये जाएंगे ये सारा। क्या हम इसका अब असल क्वेश्चन अभी होना चाहिए कि हम इसको सदैव इसका कैसे कर सकते हैं? हम आज से पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉक, रिस्पॉन्सिबल टॉक, अगली जो जनरेशन है वो ऐसी तैयार करें, एग्जैक्टली वो देखे रोल मॉडल्स। ये बात माँ बाप का भी, साथीज़ा का बहुत बड़ा रोल है। बिलाल भाई का कहना है कि जो जा रहे हैं उनको जाने दें, उनको आप रोक नहीं सकते ना। जनरेशन आने वाली है और एटलीस्ट हम जो अपना फर्ज है वो निभा सकते हैं। दिस इज द थिंग, अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करें कि हम उनको एटलीस्ट एजुकेट करें कि बेटा यहाँ पर बहुत कुछ है। हमारे आपके हम सबके घरों में जो बच्चे हैं हमें उनको सिखाने की जरूरत है ताकि वो ना जाएं। माँ बाप तन्हाई का शिकार हैं यहाँ पर इन बच्चों के चले जाने की वजह से। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बरसों वेट करते हैं अपने औलाद का कि वापस आ जाए, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल वैदमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ नन्हे यूट्यूबर की। वैसे तो आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पे हिट होने का शौक़ है, नए नए चैनल्स बन रहे हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कि वाकई टैलेंटेड हैं और इस मीडियम को सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज नन्हे मोहम्मद मोहसिन नाजिम। तो मोहसिन आपको वेलकम कहते हैं पाकिस्तान मॉर्निंग में। इतनी उम्र में आप ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? पढ़ाई भी साथ लेके चल रहे हैं, यूट्यूब का चैनल भी चला रहे हैं, तो हमने
हमने ये भी सुना है कि बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी कर इंटरव्यू भी चुके किया और हैं। इतने कॉन्फिडेंटली किया है। ये IG कॉन्फिडेंस पंजाब आता का, कहाँ स्पीकर से है? साहब का। ये कैसे कर रहे हैं सब कुछ मैनेज? स्टडी के मामले में तो मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। हाँ, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद मम्मा कहती हैं जो करना है ना करो। तो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे इसको देते हैं? 1-2 घंटे पढ़ाई, बाकी अच्छा। बाकी मैं खेल बाकी सारा दिन यही अच्छा, करते बाकी बच्चों की तरह वीडियो गेम्स और खेलना थोड़ा कूदना बहुत, ये भी करते थोड़ा हैं या सिर्फ यूट्यूब रखा हुआ है? नहीं थोड़ा बहुत गेमिंग। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये भी मम्मा भरती हैं, कूट के भरा हुआ है कॉन्फिडेंस को। हमने इंटरव्यूज देखे हैं। बस डैड एंड मॉम का सपोर्ट। कितना अरसा हो गया मोहसिन आपको ये इंटरव्यूज करते हुए, चैनल बनाए हुए? चैनल बनाया हुआ है तो 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल? आपकी तो अपनी उम्र इतनी लग रही है। तब क्या उम्र थी जब चैनल बनाया था? 3-4 साल। 3-4 साल का बच्चा तब क्या करते थे? बोल सकते थे तब तक आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, करते क्या थे 3-4 साल के जब आप थे? फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मम्मा ने सपोर्ट करना शुरू किया और हमने फर्स्ट व्लॉग बनाया था 23 मार्च का। अच्छा। ये सारे पाकिस्तान के। एंकर बनने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? आपने तो बड़े बड़े इंटरव्यूज कर दिए हैं, IG पंजाब का कर दिया, स्पीकर पंजाब असेंबली का कर सुहेल दिया, बड़ाइच साहब का कर किस- दिया, जो किस- सबके इंटरव्यूज वसीम करते हैं। बदामी का कर दिया। किस किस का इंटरव्यू कर चुके हैं वो तो बताएं। किन में से? न्यूज़ एंकर्स, सब में से जितने भी मशहूर सेलिब्रिटीज हैं। पॉलिटिशियंस में से तो मैंने उनका कर लिया। मलिक अहमद खान साहब का जो पंजाब असेंबली जी। के स्पीकर भी हैं, अच्छा, और वो IG पंजाब का भी किया? उनको मेरे से बहुत प्यार है और मुझे भी उनसे बड़ा प्यार अच्छा, है। उनको मेरा नाम बहुत पसंद है हाँ, मौज़न और मुझे उनका ये अंदाज। माशाल्लाह। वाह, उनका ये अंदाज बड़ा पसंद है। अच्छा, उसके लिए बड़ाइच तैयारी- साहब का भी किया इंटरव्यू, हाँ जी। तो वो तो खुद भी इंटरव्यू करते हैं लोगों के। किस तरह से उनसे क्या क्या क्वेश्चंस किए? वो उन्हीं के घर अंदाज गया हूँ उनके घर गया हूँ, मैं इतना नर्वस। जैसे ही वो सामने आया ना, मैं बिल्कुल सीधा हो गया। मैं कहा भाई अब इंटरव्यू करना है तो करना है, अच्छा करूँ बुरा करूँ मुझे नहीं पता, बस सारा डर इंटरव्यू करना दिल है। से निकाल डर दिया। खत्म हो गया। चले, सारा डर। आपकी कुछ इंटरव्यूज की क्लिप्स भी हमने तैयार किए हैं, फिर नाज़रीन को वो जरा दिखाते हैं ना, फिर गपशप करते हैं मौज़न के साथ मजीद। अच्छा सर, कोई भी हमेशा सीट पर नहीं रहता। जाहिर है पुलिस से ही नए लोग बचपन में शरारती थे या मासूम से बच्चे थे मेरी तरह? आप क्या है? मैं मासूम सा बच्चा हूँ, मैं मासूम सा बच्चा हूँ, बहुत। और फिर मैं भी मासूम ही था। क्या घर में भी आप आजी हैं या आंटी आपसे बड़ी ऑफिसर हैं? या अल्लाह खैर। तो नाज़रीन, अब मलिक साहब से कुछ अंदर की बातें पूछते हैं। जी मलिक साहब, आप किस बयानिया के साथ हैं, मुज़ाहमत के साथ या मुफाहमत के साथ? बेटे, दोनों बयानिए जो हैं, मुफाहमत और मुज़ाहमत, दोनों अवाम की भलाई के लिए हैं। बात सिर्फ ये है कि किसी तरह से इस मुल्क में ऐसी हुकूमत हो जो कि अवाम के वोटों से सही तरह से मुंतखब होती हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन। सुहेल बड़ाइच साहब आज हमारे मेहमान हैं। घर में भी धीमा लहजा रखते हैं या घर के शेर हैं? नहीं बेटे, मैं घर में भी धीमा लहजा ही रखता हूँ। आप आंटी से डरते हैं या आंटी आपसे डरी रहती है? मैं तो आंटी से डरता हूँ आपकी। आपने तो छक्के छुड़ा दिए। अच्छा अंकल, सहाफत आपने किसी से मुतासिर होकर शुरू की, शौक था या फिर किस्मत लेकर आई? मेरा ख्याल है किस्मत लेकर आई। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? बेटे, मुझे हर वो चीज़ जो मोटा करती है, चावल पुलाव पसंद है। अच्छा, कभी ये लगा कि चल वसीम मियाँ, इधर आपकी दाल नहीं गलने वाली, या कोई उम्मीद थी जो हौसला बढ़ा रही थी? हाँ, ये बात सही है। देखिए, आप जब लगे रहे ना तो फिर करियर में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट एक आ जाता है, तो वो एक जंपिंग पैड बन जाता है। आप आगे अल्लाह ताला बस। तो जी, तो मौज़न किससे मुतासिर होकर आया? कौन इंस्पिरेशन थी मौज़न की? इंस्पिरेशन कोई नहीं थी। अच्छा, मैं इस तरह आया हूँ, इंस्पिरेशन कोई नहीं थी, सीरियस। अच्छा, ठीक है। मैं इस तरह आया हूँ, डैड ने हर रोज जब भी घर आना है आते न्यूज़ देखना शुरू। अच्छा। हाँ। मैंने डैड को अपनी बातें बतानी होनी थी कि मैंने क्या किया सारा दिन में। डैड, मैंने कहना डैड ये सुने, डैड ने कहना 1 मिनट बेटा मुझे ये देखने दो। वो लेफ्ट नहीं कराते थे, अपने कामों में लगे रहते। हाँ, मैंने कहा कुछ ऐसा करूँ, मुझे देखे मुझे सुनो। अच्छा, मौज़न फिर आपने ने ऐसा कहा कर कि दिया। मैं एंकर बन अच्छा, जाऊं। ये जितने भी इंटरव्यूज थे, किसी का इंटरव्यू करते वक्त दिल में डर था कि यार ये कोई गुस्सा ही ना कर जाए, इनसे क्या पूछूं मैं? यार इंटरव्यूज करने में डरना किस बात का, उल्टा मजा इतना आता है, ऊपर से आपके इल्म में इजाफा होता ये है। मज़ाहमत, ये मफाहमत, ये इतने मुश्किल बातें हैं, कहाँ से ये सीखते तो हो? हमारे बड़ों को नहीं पता आजकल। आपको क्या ये सिखाता कौन है ये सारी चीज़ें? पता है वैसे मज़ाहमत और मुफाहमत में फ़र्क क्या है? अच्छा, बस ये रट्टा लगा लिया। बस रट्टा मारा। अच्छा, ये रट्टा कौन करवाता है, कौन सिखाता? मम्मा सिखाती। मम्मा लगता है उर्दू गाने। मम्मा आपकी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूसर भी, सब कुछ मम्मा ही। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और भी बहन भाई हैं? नहीं,
तो सारा फोकस अम्मा अब्बा का इसी के ऊपर है। और मेरे ऊपर अच्छा, ही घर में इसको चलती anchor बता किसकी है दिया। ज्यादा, अम्मा की, अब्बा की और आपका हमारा भी यही सवाल। घर के अंदर मम्मा की, घर से बाहर पैर रखते ही डैडी। ये क्या लॉजिक है, मतलब घर से बाहर पैर रखते ही मम्मा घर की क्या, टेरिटरी मम्मा के डर हवाले है जाती ना, है। मम्मा के हवाले है, वो बाबा भी वैसे हैं इनके। अच्छा, घर पे एंटर होते ही बाबा की हुक्मरानी खत्म हो जाती है और बाहर निकलती मम्मा की खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म। जबरदस्त। अच्छा, हमने सुना है कि सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करते हो आप, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बड़े धांसू किस्म के गाने इसने ब्रेक में हमें सुनाया, जरा अपने नाज़रीन को भी सुना दें। इशारा। अच्छा, वो गाने भी सुना दे। पहले जुनेद से अगर मैं चाहूँ कि छोटा सा इंटरव्यू करो तो क्या क्या पूछोगे आप? ठीक हो गया। चलो दोनों से करना है। ठीक आप तो एंकर हैं वैसे भी। चलो, क्या पूछना चाहोगे? सुबह सुबह मॉर्निंग शो के लिए उठना मुश्किल काम नहीं लगता? जान जाती है हमारी तो, साल का पता नहीं, मेरी तो जाती है कम से कम। आपकी? मेरी भी जान जाती है। अच्छा, इस फील्ड में आने का शौक था या मुतासिर होकर आए? हम मुतासिर होकर आए थे। किससे? मौज़म से। हाँ, हमने बल्कि मौसम को मुतासिर करना था, इसलिए हम एंकर बने। वाह वाह, क्या अच्छा, आप वैसे किसी को आइडलाइज करते हो कि मैंने ऐसा एंकर बनना है? मुझे लगता है वसीम बदामी को। वसीम इनको पता है पहले। जबरदस्त। अच्छा, जरा सोहेल गाने राय का साहब तड़का। का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है, तो उनसे उसी अंदाज में सवाल किए या फिर मुख्तलिफ अंदाज में अपने? मैंने अपने तरीके से किया। अच्छा, जाने तमन्ना जाने अदा गाना तो जरा सुनाओ, हमें पता है एक बहुत अच्छे सिंगर भी हो। ठीक है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसकी प्रैक्टिस भी करते हो आप फिर? अच्छा, ये तो हो गया हमारी पसंद का, एक अपनी पसंद का आप सुना दो। ठीक है। रैप और भी रोके अतई थां रुकड़े वाह, वाह। नी, जोर ला रही चुगड़े नी, डारा बन बन आवांगे असी गोलियां दे नाल पुगड़े नी, भुल गए जत्तां दे वैना मौत दियां सौगातां नू, गैर कानूनी यार मेरे घुमदे फिरदे रातां नू, ये तो बड़ा मेरी डर। अच्छा, खतरनाक बच्चा है जी ये ये। गाना नहीं गा रहा, ये जुनेद को साथ साथ धमका भी रहा है। ये साथ में अपने क्लास फेलोज को मैसेज भी दे रहा है। चलें, ज़बरदस्त मौसम, ढेरों आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कॉन्फिडेंट रखे और अपने माँ बाप का, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका Thank you नाज़रीन। जी। ये है वो यंग टैलेंट जो कि आपने देखा है कि यंग नहीं, बहुत छोटा टैलेंट, मतलब इतना छोटा सा बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतना बड़ा धमाका कर सकता है, और जितना ये कॉन्फिडेंट है आने वाले दिनों में ये बड़े बड़े एंकर्स की छुट्टी करवा सकता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, इसके बिल्कुल बाद और दीगर इशू से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि नामवर गुलकार आतिफ असलम ने ये वाज़े कर दिया है कि उन्होंने सऊदी अरब में म्यूज़िक परफॉर्मेंस देने से इनकार नहीं किया, क्योंकि उनके बारे में ये सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी, ये रूमर्स वायरल हो रहे थे कि आतिफ असलम ने मुक़द्दस मकामात की वजह से सऊदी अरब हमने तो में ये भी देखा, परफॉर्मेंस देने से बहुत सी इनकार सेलिब्रिटीज तारीफ कर रही थी कि जी हमें तो इसलिए आतिफ असलम पसंद है, क्या ज़बरदस्त बात की है, लेकिन आतिफ असलम ने उन सारी तारीफों पर हाँ, पानी उन्हें फेर दिया। कारोबार भी तो करना है वो ना, कह रहे हैं कि जाहिर अब है, कमाना अदाकार भी ने तो है। उन्होंने वाजे कर दिया आतिफ असलम ने कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और कहते हैं कि मैं तो इससे पहले भी रियाज में परफॉर्मेंस दे चुका हूं, तो ऐसा कोई भी बयान मुझसे मुंसलिक करने से पहले खासतौर पर शोबिस की शख्सियात हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ उनसे मंसूब करने से पहले। तो आतिफ असलम ने इन तमाम दावों की जो है हकीकत वो बयान कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बयान मेरी तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, बढ़ते हैं और बात करते हैं निखरी, बेदाग, चमकदार और खूबसूरत जल्द की, जो कि हर औरत का ख्वाब होता है। औरत कहीं नहीं, मर्दों का भी ख्वाब होता है। मेरे ख्याल में फॉलोअर्स में ज़्यादा तादाद मर्दों की नजर बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपने सैलून में अपने सैलून में कह रही हूँ, अपने ऑफिस के मेकअप रूम में सबसे ज्यादा सजते संवरते जुनेद नजर आते हैं, तो इसलिए ये सुबह सुबह झूठ बोलने से पाप चढ़ता है, आपको पता है। अच्छा खैर, हम कहीं और निकल जाएंगे, आते हैं टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, ये बदलता जो मौसम है ना, खास तौर पे ये एक बड़ा मसला होता है। स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं,
और पैच बाज़ लोग स्किन हो अमूमी तौर पे जाती जो है। ख्याल नहीं रखते हैं ना, वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इरम नईम साहबा, टोटका एक्सपर्ट हैं। तो एक हमारे पास जुबैदा आबा अभी होती थी, तो वो तो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से बदलते मौसम में अपनी स्किन को तरोताज़ा रखें, खिलता हुआ रखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो स्किन का ख्याल करने का ट्रेंड और मेकअप का और अपने आप को रखने का सबसे पहले मर्दों का था, और मर्द इस चीज़ पे हक रखते थे कि ये हमें ही करना है। अच्छा, ये कब की बात है? ये बहुत साल पुरानी कैलोपेट्रा से पहले की, अब ताज़ा तो ये है कि ख़वातीन अपना हक समझती हैं, ये तो आप मानेंगी। अब कैलोपेट्रा ने हमें बताया कि नहीं, ये खूबसूरती औरतों का हिस्सा ज़्यादा है। तो उस वक़्त से उसने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की। ऑर्गेनिक होता था उस वक़्त, तो वो ऑर्गेनिक चीज़ें जब इस्तेमाल हुई तो बड़ा उसको लेके अब हम चलते हैं और हम कहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा से अगर हम इस्तेमाल करें और हमारी स्किन, देखिए हम रहते तो इसी दुनिया में है ना, तो इसी दुनिया के हमें वही चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस्तेमाल केमिकल से निकल के हमें ऑर्गेनिक पे आना चाहिए। आजकल का देखिए अब मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम के मुताबिक चलना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा? तो हमें शहद के बारे में आपका बड़ा हमने सुना था। मैं अब आपको बता रही हूँ, मैं इसी तरफ आ रही हूँ आपको लेके, आस्ता आस्ता लेके आऊँ। हम स्टोरी टेलर्स भी होते हैं ना, आस्ता आस्ता स्टोरी को लेके चलते हैं। तो मैं आपको ये बताने लगी कि जो ही ये मौसम चेंज हो रहा है और इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। शहद और दूध दोनों इसमें बेसिक चीज़ें हैं। इनके साथ हम थोड़ी थोड़ी और चीज़ें मिक्स करके अपनी स्किन को फ्रेश और खूबसूरत इनको पीना है या लगाना है? आप दोनों तरह से यूज़ करना है। अगर आप लगा लीजिएगा। अगर आप बात करेंगे पीने की, खाने की, मैं वो भी बता के जाऊंगी आपको, और लगाने का भी। देखिए ये चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई होती हैं, हमारे पास होती हैं। हमें सबसे पहले अपनी स्किन को क्लियर करना है, क्लीन करना है। वॉश साबुन से या आप फेस वॉश से, जब हम पानी से साफ, इवन हम पानी से भी करते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी देर के लिए अकड़ सी जाती है, स्ट्रेच होती है, उसमें हमें लगता है कि खिंचाव आ गया, खिंचाव आता है। पानी भी अब हमें इस्तेमाल करते हुए ख्याल करना चाहिए कि पानी कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। देखें जो हमारी टैंकी से या कहीं से आ रहा है, उस पानी में ऐसे जरासीम होते हैं जो हमारी स्किन को ख़राब करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम कहते हैं पता नहीं क्यों हो रही है। अब बहुत से जगहों पे तो है ही खारा पानी, कराची हो गया, इस्लामाबाद। अब उनकी स्किन देखें कितनी फ़र्क होती है। अब ये देखें जो लोग बाहर धूप में फिरते हैं, उनकी स्किन कितनी फ़र्क होती है उस पानी से, धूप से और इन्वायरमेंट से। तो सबसे पहले जब मैं आपको क्लिनजिंग का बताती हूँ, तो जब हम क्लिनजिंग पे बात करते हैं तो दूध सबसे बेस्ट है। ठीक है। अब दूध, ठंडे दूध से अच्छा दूध, रुई में बॉयल हुआ हुआ देखें, कौन सा? गरम नहीं, आप ठंडा दूध लें, चाहे आप ताज़ा दूध जो होता है वो बेहतर है। अगर आप डब्बे वाला या आप कोई मिक्स पाउडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐड भी करना है, डायरेक्ट मिल्क को अप्लाई करें? आप थोड़ा सा दूध लेके उसमें रुई डुबो के चेहरे पे लगाएं। ठीक है, उससे बाद में साफ करें। ये आपकी क्लींजिंग है। दूध में फैट होता है। किस टाइम पे करना है? उठने के बाद, सोने से पहले? ये देखिए डिपेंड करता है। अब लोग लेडीज़ भी, लड़कियां भी जॉब करती हैं, काम करती हैं, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि लड़कियों को रात को सोने से पहले 10 मिनट आप मी टाइम ले लें और अपना काम, या फिर जब आप वर्क प्लेस से या स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं तब भी कर सकते हैं। अच्छा, दूध एक ऐसा है जिससे स्मेल भी आती है थोड़ी सी ना, जब आप लगाते हैं, टाइम में लगाएंगे तो आपको इरिटेशन होगी। अब बच्चियां फिर यूज़ नहीं करती, छोड़ देती हैं, मॉर्निंग में नहीं लगाती हैं कि आप जा रहे हो आपके हाथों से दूध की स्मेल आएगी, इसलिए आप बेहतर है रात को लगाएं। ठीक है, अपने दूध से अपनी क्लींजिंग क्लेंस कर लिया, क्लींस कर लिया। अब आ गई टोनिंग की बारी। अब आप ऐसे करें, इसमें आप टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग में दोनों का इकट्ठा पहले बता देती हूँ। ठीक है। आपने आधे कप से भी कप थोड़ा सा दूध लेना है, 2 से 3 चम्मच ले लें, 2-3 चम्मच लेने। डबल रोटी के पीस ले लें आप। ठीक है। एक डबल रोटी का पीस आप प्लेट में रखें, उसके ऊपर दूध डाल दें। उसके ऊपर 1/4 चम्मच आपने शहद का डालना है, और उसके साथ आपने अगर चाहते हैं तो ज़ाफ़रानी हल्दी डालिएगा। ठीक है। दूसरी जो हल्दी होती है वो कलर दे जाती है, फेस पे हल्का स्प्लैट देती है। तो आप ये मार्केट में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, आप कहीं भी जाएंगे आपको ज़ाफ़रानी हल्दी ये करियाना स्टोर्स में मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो बादाम की खली या बादाम रोगन या कुछ भी उसमें
डाल सकते हैं। इसको आप मिक्स करें, पेस्ट बनाएं, चेहरे पे लगा लें, हर तरफ लगा के अच्छी तरह कुछ देर छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से उसे रब करें। जब आप इसे स्क्रब की तरह स्क्रब की तरह, अब इसमें अगर बादाम की खली डली होगी तो एग्जैक्टली वो स्क्रब बनेगा और आपको फील होगा हल्के हल्के रेजे भी उसके। लेकिन जिनकी स्किन पे एक्नी हो या दाने निकले वो यूज़ ना करें, उससे वो छिल जाएंगे। तो इसलिए आप सिर्फ दूध, डबल रोटी का आपने जिक्र कर दिया, तो एक्नी वालों के लिए भी साथ ही आपको रेमेडी बता दें। यही पे अब आप अगर दूध, शहद और थोड़ा सा आप डबल रोटी में भगो के इसको 3 चीज़ों को आप लगाएंगे, कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये इसमें क्योंकि दूध जो होता है, अब मैं आपको बताऊँ, इसमें होती है फैट होती है जो हमारी स्किन को हेल्दी करती है। ठीक है। उसके बाद डबल रोटी जो एग्जैक्टली डबल रोटी जो है इसमें यीस्ट होता है। यीस्ट आपकी स्किन को ब्लो करता है, आपको बेहतर करता है। उसमें जो चीज़ें जैसे डस्ट होती है और जब आपके वाइट हेड और ये आ जाते हैं, इन सब चीज़ों को क्लींजिंग में काम देता है। और यीस्ट बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो खुद डेवलप होता है, बढ़ता है। शहद के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो एक्नी के लिए बड़ा अच्छा, एक्नी के लिए अच्छा होता है। देखिए शहद अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, चिप चिप करेगा। जब हम किसी चीज़ में डाल के करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें हमें जब हम गूगल करते हैं या इधर उधर से लेते हैं, हम उस पर ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्यों कह दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। शहद को डायरेक्ट लगाना ही नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात कहते हैं शहद को आँखों में डाल लें तो आँख नज़र तेज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, बस शहद ये एक ख़ास मक्खी का शहद होता है जो आंखों में डाला जाता है। बिल्कुल ठीक है। हर कोई शहद जो वो यूज़ नहीं डाला जाता। उससे भी अच्छा, ये जो मक्खी का डंग होता है, इससे इसके डंग से भी चीज़ें बनाई जाती हैं जो अच्छा, ये आपने जो बात बताई है बड़ी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बड़ा कम है। अमल कीजिए, अपनी स्किन को बेहतर बनाइए। और दूध और साथ में उसके आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, ब्रेड का इस्तेमाल, जिस तरह से बताया हमें हमारे माहिरों ने, आप उस तरह से यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। प्रोग्राम का वक्त आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।